दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम सैलरीज हम लोग पढ़ रहे थे, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में अभी तक हम लोग पूरा अलाउंसेस वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में लास्ट वीडियो में हमने परक्यूजिट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको परक्यूजिट की मीनिंग बताई थी। साथ में टैक्स फ्री परक्यूजिट हमने डिस्कस किए थे, पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई थी, जिसमें वाले परक्यूजिट थे जिन पे कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी अभी तक सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज के जितने भी वीडियोस आए हैं, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप जाकर के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करें देखिए इस वीडियो की, तो इसमें हम लोग टैक्स फ्री परक्यूजिट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, टैक्स फ्री परक्यूजिट के अंडर में मेडिकल बेनिफिट्स की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब लास्ट वाला वीडियो अगर आपको याद हो, तो लास्ट वीडियो में जो पूरी लिस्ट मैंने दी थी, उसी लिस्ट में लास्ट में जो पॉइंट हम लोगों के थे, एक तो देखिए मेडिकल बेनिफिट था और एक था लीव ट्रैवल कंसेशन LTC। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मेडिकल बेनिफिट और LTC इनके लिए एक अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको इनकी कंडीशन कुछ होती है टैक्स फ्री होने की, तो वो कंडीशन मैं वहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे कंडीशंस को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर आपका मेडिकल बेनिफिट जो है वो एग्जेम्प्ट होगा और कुछ केसेस में वो टैक्सेबल भी होगा। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से ये समझिए कि जो मेडिकल बेनिफिट और LTC होते हैं ये पार्शियली एग्जेम्प्टेड होते हैं, मतलब इनकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये जो परक्यूजिट्स हैं ये आपके टैक्स फ्री होंगे, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अभी तक हम लोग जो पूरा सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बिफोर सैलरी में, ठीक है, बिफोर रिटायरमेंट में हम लोगों ने बेसिक सैलरी तो छोड़ दीजिए, अलाउंसेज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, फुली टैक्सेबल अलाउंस, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस और अलाउंसेज एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, और इसमें भी मैंने आपको HRA और अदर अलाउंसेस के बारे में बता दिया था। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं परक्यूजिट्स, तो परक्यूजिट्स में टैक्स फ्री परक्यूजिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी में टैक्स फ्री परक्यूजिट में एक हम लोगों का आता है मेडिकल बेनिफिट और LTC, तो इनकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग टैक्सेबल परक्यूजिट्स पे जाएंगे, जहाँ पर हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे टैक्सेबल परक्यूजिट्स की। देखिए जो मेडिकल बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, मेडिकल बेनिफिट अगर आपको याद हो, एक हम लोगों ने अलाउंस डिस्कस किया था जिसका नाम था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। एक आपको अगर याद हो अलाउंसेस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ये वाला कौन सा अलाउंस था? ये फुली टैक्सेबल अलाउंस था। मतलब जब अलाउंसेस की हम बात करते हैं तो अलाउंसेस का मतलब होता है कि सैलरी के साथ में कैश पेमेंट में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को दे देता है। जैसे 4,000 5,000 रुपये, कितना भी अमाउंट जो वो डिसाइड करेगा वो अमाउंट वो उसको दे देता है। वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से खर्च करता है, चाहे वो उस अलाउंस को उसके ऊपर खर्चा करे, चाहे वो किसी और चीज़ के ऊपर खर्चा करे। टैक्सेबिलिटी की बात अलग हो जाएगी कि वो कितना पोर्शन खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो टैक्सेबल अलग होगा। लेकिन ये वाला जो अलाउंस होता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। इसी के ऑपोजिट में आप कह सकते हो, इसी के साथ में एक हमारा आता है मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट, अब मेडिकल बेनिफिट क्या होता है? देखिए जैसे अलाउंस के केस में क्या था कि कैश पेमेंट मंथ के स्टार्टिंग में ही मिल गया, सैलरी के साथ में वो कैश पेमेंट मिल गया, अब एम्प्लॉय अपने हिसाब से उसमें से एडजस्ट कर रहा है, खर्चे कर रहा है। मेडिकल बेनिफिट की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो एम्प्लॉयर का मान लीजिए खुद का हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, उसमें वो अगर एम्प्लॉय ट्रीटमेंट करवाता है तो वहाँ पर उसका वो पैसा, वो जो खर्चा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, या तो उसने मान लीजिए एम्प्लॉय, इसका एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है, उसने किसी और हॉस्पिटल में करवाया, तो वहाँ पर जो उसका खर्चा होगा उस खर्चे को वो क्या करेगा, रीइंबर्स करवा लेगा, उस खर्चे को वो रीइंबर्स करवा लेगा अपने एम्प्लॉयर से। तो ये दो फैसिलिटी यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट के अंदर में मिलती है। एक चीज़, या तो वो हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट करवा ले, या फिर वो अगर अपना खर्चा कर भी रहा है तो वो जा करके अपने एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट उसका ले सकता है। तो ये होते हैं हमारे मेडिकल बेनिफिट और ये काउंट होते हैं परक्यूजिट के अंदर में। अब यहाँ पर अगर बात करें एग्जेम्पशन की, तो एग्जेम्पशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है ट्रीटमेंट इन इंडिया और एक होगा ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में जाकर के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ट्रीटमेंट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट हम लोगों को दिए गए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, उस एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में जाकर के एम्प्लॉय या तो अपना ट्रीटमेंट करवाए वो, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट करवाता है, तो इस पे जो भी खर्चा होगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में करवा रहा है तो उसको पेमेंट नहीं करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, और जितना भी वो ट्रीटमेंट करवा रहा है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो रहा है, उसका कोई भी पैसे पे टैक्स उसको नहीं देना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स की अगर बात हो रही है तो फैमिली मेंबर्स के अंदर में एक तो स्पाउस आ जाता है। स्पाउस मतलब कि अगर हस्बैंड है तो उस हस्बैंड एम्प्लॉय है तो उसके केस में वाइफ, और वाइफ अगर एम्प्लॉय है तो उसके केस में हस्बैंड, तो ये स्पाउस हो गया। प्लस इनके जो बच्चे होंगे, वो, प्लस इनके जो पेरेंट्स हैं वो, और प्लस इनके ब्रदर और सिस्टर।
अब ब्रदर सिस्टर के केस में ये ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉय मान लीजिए अगर हस्बैंड है, हस्बैंड है तो हस्बैंड की एक तो वाइफ ये उसमें फैमिली में आएगी, साथ में इनके जो चिल्ड्रन है वो जो हस्बैंड है इसके पेरेंट्स, और हस्बैंड जो है उसी के ब्रदर और सिस्टर, ये काउंट होते हैं फैमिली के अंदर में। ये नहीं कि चाचा ताऊ मामा ये सबको भी फैमिली मेंबर में हम लोग काउंट कर लें। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में हमसे यही बोला जा रहा है, या तो ट्रीटमेंट वो एम्प्लॉय अपना करवाए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का, किसके हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट इन इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में पेमेंट रीइंबर्समेंट, या तो पेमेंट हो या तो फिर रीइंबर्समेंट हो ऑफ प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स फुली एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है एम्प्लॉय ने, उस हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जाता है उसको या तो वो एम्प्लॉयर खुद से पे कर दे, ठीक है, या तो एम्प्लॉयर अब डायरेक्टली उसको पे कर दे रहा है उसके हेल्थ इंश्योरेंस जो एम्प्लॉय ने ले रखा है, या फिर एम्प्लॉय ने उसको पेमेंट कर दिया, इसके बाद एम्प्लॉय जाकर के अपने एम्प्लॉयर से उसको रीइंबर्स करवा रहा है। तो इन दोनों केसेस में जो हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे किया जा रहा है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ये हेल्थ इंश्योरेंस किसकी लाइफ पे लिया गया है, एम्प्लॉय के या उसके फैमिली मेंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स। ठीक है, एक तो देखिए एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल था, अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं होता है, वैसा तो जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल हो, अगर वो किसी और हॉस्पिटल में करवाता तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स। फर्स्ट पॉइंट, इन अ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल, ये या फिर इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेज और एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब डिजीज का मतलब होता है कि जो क्रिटिकल वाली डिजीजेज होती है, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, इन सब टाइप की डिजीजेस को प्रिस्क्राइब डिजीज बोला जाता है। पूरी एक लिस्ट होती है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करें, बस यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ कि अगर या तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, या तो फिर लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल हो, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव कोई हॉस्पिटल हो, या फिर ऐसा कोई हॉस्पिटल हो जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव कर रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीजेज और एलिमेंट्स, तो ये भी पूरा का पूरा पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर वो रीइंबर्समेंट लेता है, रीइंबर्समेंट का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्या होता है, पहले एम्प्लॉय पेमेंट करता है, उसके बाद वो जाकर के बिल लगा करके अपने एम्प्लॉयर से उसका पैसा वापस लेता है, तो उसको बोला जाता है रीइंबर्समेंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बोले, रीइंबर्समेंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स इन अ प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक। ठीक है, मतलब प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाकर के अगर वो करवा रहा है जो कि अप्रूव्ड नहीं है या फिर वो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है, तो उस केस में ये पूरा का पूरा जो रीइंबर्समेंट लेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये अभी तक 2018 का जो बजट आया था, ठीक है, 19-20 से ये कंडीशन को हटा दिया, मतलब ये वाली कंडीशन 2019-20 से आ गई है। 19-20 का हमारा फाइनेंशियल ईयर था, उसमें ये कंडीशन लगा दी गई। इसके पहले ही क्या होता था, इसके पहले 15,000 रुपये तक इसमें एग्जेम्प्ट कर दिए जाते थे। ठीक है, मतलब जो 2018 का बजट आया उसमें ये चेंज करके इन्होंने ये इस कंडीशन को हटा दिया। इन्होंने कहा कि अब अगर प्राइवेट नर्सिंग होम में कराएगा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले 15,000 रुपये तक इसमें भी एग्जेम्प्ट कर दिए जाते थे। लेकिन अब क्या किया कि मेडिकल बेनिफिट और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको याद होगा हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस डिस्कस किया था, जो अलाउंसेस वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल बेनिफिट इन दोनों को हटा दिया गया, इसमें से एक कंडीशन को हटा दिया गया और इसकी जगह पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर के गवर्नमेंट आ गई है। उस टाइम पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जब इंट्रोड्यूस किया था तो ये 40,000 रुपये था, जिसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 50,000 रुपये कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशन अब फुली टैक्सेबल हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया की बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पे देखिए फुली एग्जेम्प्ट, यहाँ पर क्या है, एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। मतलब जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं एम्प्लॉयर के, एक्सपेंसेस इनकर किसके और एम्प्लॉयर के, फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स, मतलब बाहर जाकर के फॉरेन में जाकर के वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर को किसी को लेकर के जा रहा है वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, लेकिन उतने ही एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट होगा जितना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करेगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड। ठीक है, अब अगर फॉरेन वो जा रहा है तो एक तो देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएगा, साथ में वो अगर ट्रैवल भी तो करेगा, प्लेन से जाएगा, जो उसके फ्लाइट के खर्चे होंगे, जो ट्रैवल के बेसिकली जो ट्रैवल के उसके खर्चे हो रहे हैं, साथ में वो होटल में वहाँ पे रुकेगा, तो ट्रैवल और स्टे के जो अब्रॉड में उसके ट्रैवल और स्टे के खर्चे हो रहे हैं।
अब इसमें या तो पेशेंट हो और साथ में पेशेंट के साथ में एक वन अटेंडेंट। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट जो है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है या उसका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, और इस पेशेंट के साथ में एक अटेंडेंट के सिर्फ एग्जेम्प्ट होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खानदान लेकर के चले जा रहे हो, उन सबका एग्जेम्प्ट करवा रहे हैं। एक पेशेंट या वो एम्प्लॉय हो या तो फिर वो फैमिली मेम्बर हो, और उसी के साथ में एक अटेंडेंट हो जो कि एम्प्लॉय भी हो सकता है और फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है। पहली कंडीशन बोल रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड, इन दोनों के जो खर्चे हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे कितने लिमिट तक, जितना आरबीआई अप्रूव करे। इसको बांट दिया गया, मतलब ये जो एक कंडीशन थी सेकंड वाली, इसी के कंडीशन के दो पार्ट्स में इसको बांट दिया गया। एक कंडीशन, एक पार्ट जो है वो कवर कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड को। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड को उसमें ले रहा है, कवर कर रहा है, और ये बोला है कि एग्जेम्प्ट ये दोनों होंगे इनके एक्सपेंसेस जितना आरबीआई अप्रूव करे। दूसरे वाले उसमें पॉइंट में देखिए, दूसरे वाले पॉइंट में इसका दूसरा वो कवर कर रहा है जिसमें बात हो रही है ट्रैवल ऑफ पेशेंट एंड वन अटेंडेंट। तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन तब जब ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि जीटीआई 2 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो सेकंड पॉइंट है इसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पॉइंट जो है वो कवर कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड को। तो ये बोला है कि एग्जेम्प्ट होगा कितना, जितना आरबीआई अप्रूव करे। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, ये ट्रैवल को अपने उसमें कवर कर रहा है, ट्रैवल ऑफ पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, जो कि बोला है कि फुली एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन तब जब ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम हो। अगर 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैवल ऑफ पेशेंट एंड वन अटेंडेंट है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट में यही बोला है कि देखिए यहाँ पर तो हम लोगों ने एक्सपेंसेस इनकर्ड की बात करी कि दोनों में एक्सपेंसेस कौन इनकर कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने नहीं किया, एम्प्लॉय ने किया है, तो एम्प्लॉय खर्च करने के बाद क्या करेगा, उसका रीइंबर्समेंट भी तो लेगा। तो या तो एम्प्लॉयर जो है वो खर्चा कर दे, और अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा ना करके एम्प्लॉय ने खर्चा किया है तो उस केस में एम्प्लॉय क्या करता है, रीइंबर्समेंट लेता है। तो उसमें भी सेम यही कंडीशन लगेंगी, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर्स फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन फर्स्ट, यानी कि ये वाली कंडीशन, और ये सेकंड, तो यही सेम कंडीशन इसमें भी एप्लीकेबल होंगी रीइंबर्समेंट के केस में भी। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि मेडिकल ट्रीटमेंट अगर विद इन इंडिया है तो क्या होगा और आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा। विद इन इंडिया में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर प्राइवेट नर्सिंग होम में हो रहा है तो, या फिर प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में हो रहा है तो फिर वो फुली टैक्सेबल होगा, जो कि अप्रूव अगर हॉस्पिटल नहीं है तो। और इसमें आउटसाइड इंडिया में एग्जेम्प्ट की लिमिट जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है, या फिर ये 2 लाख वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें आपको एक क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। देखिए यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ महेश। हमको बोल रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरीज आपको निकालनी है, यहाँ पर टैक्सेबल सैलरी। अब कभी भी आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने को, तो इसका हमेशा मतलब होता है टैक्सेबल सैलरी निकालने को आपसे बोल रहे हैं वो। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं वो, सबसे पहला पॉइंट बोल रहे हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस एनुअल सैलरी इसकी कितनी, 3 लाख रुपए। तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट यहाँ पर लिखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस सैलरी, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ग्रॉस सैलरी कितनी है यहाँ पर, 3 लाख रुपए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या बोले, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर। ठीक है, डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर। प्राइवेट है, यहाँ पे प्राइवेट वर्ड ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए कंडीशन प्राइवेट, मैंने आपसे कहा था ना जहां प्राइवेट ऐड हो जाए। अब प्राइवेट के केस में या तो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे करे या फिर उसका एम्प्लॉय जो है वो रीइंबर्समेंट ले, दोनों केस में वो क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड पॉइंट देखिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, कितने रुपए हैं, 25,000 रुपए। इसको भी आप क्या करेंगे, टैक्सेबल हो रहा है पूरा का पूरा, इसका मतलब ये आपकी सैलरी में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट जो है वो पूरा लिख लीजिएगा, और ये 25,000 आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, नंबरिंग मैंने सीक्वेंस में अरेंज करता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड जो एग्जेम्प्ट होगा उसका मैं यहाँ पर नंबरिंग डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से उसकी स्टेटमेंट डाल दीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या बोले, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू अ हॉस्पिटल अप्रूव बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये देखिए चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर कहीं पे भी कर रहा है, मतलब एक तरीके से आप मानिए कि गवर्नमेंट अगर किसी हॉस्पिटल को अप्रूव कर रही है या फिर गवर्नमेंट को जो ऑफिशियल है वो अगर अप्रूव कर रहा है, तो चीफ कमिश्नर अगर अप्रूव कर रहा है तो वो पूरा का पूरा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हॉस्पिटल है जिसको अप्रूव कर रखा है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, तो ये 50,000 रुपये क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट जो होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब इसका पैसा हमारा टैक्सेबल सैलरी में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको
एग्जेम्प्ट लिख दे रहा हूँ। इसके बाद चौथा पॉइंट देखें, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर। देखिए चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो चाहे चीफ कमिश्नर हो, ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाने वाला है। तो इसीलिए फोर्थ पॉइंट भी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको भी एग्जेम्प्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखें, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड। अब देखिए ट्रैवलिंग अब्रॉड का यहाँ पर ये वाला सेकंड का ये वाला पॉइंट देखिए, जब भी ट्रैवल अब्रॉड की बात होती है पेशेंट और वन अटेंडेंट की, तो उसमें आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है जीटीआई, इसकी लिमिट हम लोग देखते हैं। तो जीटीआई के लिए आपको इन सबको सारे जितने भी पॉइंट दिए हैं, ये सारे पॉइंट जितने भी दिए हैं, इनमें से आपको सबको टैक्सेबल निकाल करके तब आपको जीटीआई निकलेगा। तो एक काम करिए, जो जब भी इस तरीके का केस आपको मिलता है तो आप फिफ्थ पॉइंट को आप क्या करिए कि अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट को अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये नहीं पता कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी। वैसे अगर आप देखें तो ये लॉजिक यही बैठता है कि ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख को क्रॉस कर देगी, क्योंकि जो हमारी ग्रॉस सैलरी है वही 3 लाख रुपए है। तो जीटीआई क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए से तो एक्सीड करने ही वाला है। तो इसको आप चाहें तो डाल दें, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और अमाउंट होता है तो उसका मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, जो नॉर्मल प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। सिक्स पॉइंट देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर 2,50,000 रुपये, मतलब 2.5 लाख रुपए स्टे और ट्रीटमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने 2 पॉइंट बांट के पढ़े थे ना, ये वाले देखिए सेकंड पॉइंट में, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे का था, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे के लिए था, जो कि एग्जाम कितना था, जितना आरबीआई उसको अप्रूव करे, और दूसरा ट्रैवल के लिए था। तो ट्रैवल वाले में जीटीआई के केस देखेंगे आप, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे के केस में आरबीआई का देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टे एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। इसमें से देखिए अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई इज 1 लाख रुपीज़। तो मतलब 2,50,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हुआ, जिसका अगर मान लीजिए आरबीआई जितना अप्रूव करेगा, अप्रूव करने का मतलब है कि उतना पोर्शन एग्जेम्प्ट हो गया। 1 लाख रुपए अगर आरबीआई ने अप्रूव किया है तो 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गया। 2.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो टैक्सेबल कितना हुआ, 1,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। इसके बाद 7th पॉइंट देखें, द एम्प्लॉयर रीइंबर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज ग्रैंड फादर डिपेंडेंट अपॉन हिम। तो डिपेंडेंट अपॉन हिम है और ग्रैंड फादर है, क्या ये आएंगे? यहां पर देखिए मैंने फैमिली मेंबर्स का मतलब आपको बताया था ना, फैमिली मेंबर्स का मतलब होता है एक तो स्पाउस, उसके बाद चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि डिपेंडेंट होंगे इस पे जो एम्प्लॉय है उस पर। तो यहाँ पर कहीं पे भी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इन सब की डिस्कशन नहीं हुआ था, जो कि डायरेक्टली एकदम उसी सीक्वेंस में चले आ रहे हैं, वही लोग उसमें फैमिली में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंड फादर का जो है वो फैमिली में काउंट नहीं होगा, इसीलिए अगर इसका इसने रिइंबर्समेंट लिया है तो ये इसका टैक्सेबल हो जाएगा, ये इसका एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो यानी कि 10,000 रुपये भी यहाँ पर हमारे ऐड होंगे। अब इसको अगर आप टोटल करें, देखिए 3 लाख और प्लस 25 यानी कि 3,25,000, और ये हो जाएगा 3,75,000, 4,75,000, 4,85,000। तो ये अभी आपका जो टोटल निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 4,85,000। अभी ये हम लोगों ने फिफ्थ कंडीशन छोड़ी हुई है, 4,85,000। अब देखें जीटीआई आपकी जो है ग्रॉस टोटल इनकम वो 2 लाख को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख को एक्सीड कर रही है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रैवल ऑफ अ पेशेंट एंड वन अटेंडेंट इज फुली एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड जीटीआई इज लेस देन 2 लाख रुपीज। लेकिन अगर 2 लाख को क्रॉस कर जाती है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो फिफ्थ पॉइंट में देखिए, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में हमारा कितना खर्चा हुआ है, 1,50,000 रुपए का ट्रैवलिंग अब्रॉड पे, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट, मतलब दोनों का मिला करके 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अब टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1,50,000 रुपीज़ हमारे और ऐड हो जाएंगे। तो ये 4,85,000 तो ये था, और प्लस इसमें 1,50,000 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4,85,000 और प्लस 1,50,000, तो ये आपका निकल करके आएगा 6,35,000। ठीक है, ये हो गए 6,35,000 रुपये। ये हो गई हमारी कितनी टोटल जो सैलरी निकल रही है, टैक्सेबल सैलरी एक तरीके से आप कहेंगे वो निकल रही है। लेकिन अभी ये टैक्सेबल नहीं है, अभी आप इसमें से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, जो कि कितना होता है 50,000 रुपये। तो ये जब आप इसमें से लेस कर देंगे तो आपका जो अमाउंट बनेगा टैक्स जिस पे आपको देना है वो है 4,85,000। ठीक है, 4,85,000 इस पे आपको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा।
तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मेडिकल बेनिफिट अगर दिए हैं तो उसमें किस किस तरीके से हम लोग एग्जेम्पशन की लिमिट लगाते हैं, कौन कौन से हमारे टैक्सेबल होंगे, ये हम लोगों ने पूरा देख लिया है। कोई भी तरीके का आपको डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।